जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस इतिहास के क्लास में। तो आज का हमारा क्लास रहेगा चैप्टर 4 हिस्ट्री, क्लास 10th का, और वो भी क्रैश कोर्स के लिए। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, ये हमारा बिल्कुल वन शॉट क्लास होने वाला है। और जितने भी बच्चे का एग्ज़ाम 2025 में उनके लिए एकदम मतलब कहा जाता है कि एकदम इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इतना झकास क्वेश्चन है, आप सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के सामने सबसे पहला प्रश्न आप सभी के बोर्ड के एकदम सामने। चलिए, कम है ना? कम है कि ज़्यादा है? चलिए देखिए, हर बार एग्ज़ाम में पूछने वाला प्रश्न है जी। और ये प्रश्न इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना महत्वपूर्ण है, तुम सोच नहीं सकते हो। गांधी जी के जो है ना, गांधी जो राष्ट्रपिता है, सबके चच्चा हैं, उनका सबसे पहला आंदोलन भारत में ही था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। बिहार के लिए सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। और वो किसके लिए था? तो नील के खेती के लिए। अंग्रेज लोग जानते हो क्या करता था? अंग्रेज लोग किसान से बोलता था ना कि तुम 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है ना नील की खेती करो। और नील की खेती करो का मतलब कि 3 कट्ठा तुम अपन ज़मीन गंवा दो। नील का खेती करने के बाद वो खेती में दोबारा कोई चीज़ का उत्पन्न नहीं हो सकता है। पूरा मिट्टी के उर्वरता जो होता है ना, पूरा बर्बाद कर देता है। तो सोचो 3 कट्ठा, और अब के ज़माना में ना 10 बीघा, कोई के 5 बीघा खेत है। अब पहले के ज़माना में सब के 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा ऐसे खेत था। और उस हिसाब से 1 बीघा में 3 कट्ठा कुछ करो नील की खेती। नील की खेती करने का मतलब कि ज़मीन क्या है? एकदम बर्बाद है। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को एक और नाम से जाना जाता है, 3 कठिया। क्या? 3 कठिया। 3 कठिया का मतलब कि 3 कट्ठा में नील की खेती। 3 कट्ठा में नील की खेती। चलिए देखिए, अगर आ जाए तो कैसे बताया जाए। और देखिए बाबू, ये हमारा 21 में और 22 में पूछा गया है, और अगला बार पूछा जाए कितना में? 2025 में। लिख लो, आ रहा है तो आ रहा है, कंफर्म एकदम। चलो, कहता है कि अप्रैल का महीना था। देख लो, अप्रैल का महीना था, साल 1917 था। साल 1917 था, ठीक है। देखो, अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था बाबू? किसके लिए हुआ था? किसके द्वारा कराया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऐसे घुमा के ऑब्जेक्टिव आता है। एक सब्जेक्टिव मतलब कि 20 ऑब्जेक्टिव। एक सब्जेक्टिव मतलब 20 ऑब्जेक्टिव। कन्फर्म रहना चाहिए। है सुन में, यहीं से 3 गो निकला कि नहीं निकला? निकल जाता है। चलिए, फिर कहता है इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे। मतलब कि जो हमारा बिहार है, और बिहार के नीचे बचा हुआ है कौची? बांग्लादेश। बंगाल मतलब कि बंगाल। यहाँ के जो किसान थे ना, वो चाहते थे कि हम लोग धान उपजावे, गेहूँ उपजावे, मकई उपजावे, ये सब प्रकार के हम लोग फसल उपजाएं। लेकिन इनको ज़बरदस्ती बोला गया था कि हमको ये सब नहीं, बल्कि 1 बीघा में 3 कट्ठा क्या करना है? नील की खेती करना है। क्या कर रहा है उसे? चलो, समझ में आ गया। लेकिन अच्छा, ये बताओ, जो ये हमारा है नील की खेती, कहाँ कहाँ के किसान यहाँ के मौजूद थे? बताओ, मनीष बताएगा। भारत था रे गधा। आए, बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल। बांग्लादेश नहीं, बंगाल। बंगाल का मतलब समझते हो? अभी के डेट में कौची हो? कोलकाता, पश्चिम बंगाल है कि नहीं है? वहाँ पे बिहार और बंगाल के किसान लोग किसका खेती करना चाहते थे? तो धान, मक्का के इस चीज़ का खेती करना चाहते थे। लेकिन इनको इस चीज़ का खेती करने नहीं दिया गया था। बोला कि अंग्रेज लोग कि 1 बीघा में 3 कट्ठा क्या करना है? नील की खेती करो। अब देखिए, जमींदारों ने ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। सुन में, मतलब कि जमींदार वहाँ था, और वहाँ के जो जमींदार थे वो क्या किए? एकदम मजबूर कर दिए कि हमको नील की खेती करवाना है तो करवाना है। सुन में, नील खेती करवाना है। फिर कहता है 20 कट्ठा खेत में
3 कट्ठा, 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते बाबू, 20 कट्ठा को 1 बीघा, क्योंकि ये सब हमने से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वी आर फार्मर, हम लोग किसान हैं, है कि नहीं है। जो किसान नहीं वो समझे। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या है बाबू, नील की खेती करना है। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 20 कट्ठा में कितना कट्ठा नील की खेती करना था, 3 कट्ठा। कितना, 3 कट्ठा करना अनिवार्य कर दिया, मतलब कंपलसरी है, कंपलसरी है कि करना है तो करना है, और नहीं करेगा तो तोनी के बड़ मार मारेगा। ऐसा सुन में, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। 3 कठिया प्रणाली समझ में आया। 3 कठिया प्रणाली में कोई दिक्कत, इस प्रश्न में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, समझ में आया मनीष, कोई दिक्कत। चलिए अगला समझिए, अगला नहीं बल्कि इसी में अभी और है, इसी में अभी और है बाबू तुम लोग के सामने। ओहो, एक सेकंड रुक जाओ तुम लोग, मिलेगा मिलेगा, रुक जाओ 1 मिनट। इसका अधौड़वा कहाँ गया जी, रुको रुको रुको, कहाँ गया जी 3 कठिया प्रणाली। अरे बचा हुआ है बाबू, परंतु किधर चला गया जी। हाँ ये है, कन्फर्म एकदम ये है, ये है। चलो देखो वहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद ये वाला समझिए। कहते हैं कि नील एक ऐसा प्रकार का, मतलब कि नील एक प्रकार का ऐसा फसल था जिसे खेत में उगने से क्या होता है बताओ, उस खेत की मिट्टी उर्वरता शक्ति क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अच्छा बताओ, जिस खेत में मिट्टी, हम तुम लोग को फसल चक्र में पढ़ाए थे, मिट्टी के बारे में तुम लोग को अच्छा से ज्ञान है एकदम, कि अगर एक ही फसल को लगातार लगाया जाए तो उसका पोषक स्तर क्या हो जाता है, कम जाता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग फसल को बदल बदल के लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि नील एक ऐसा खेती है कि तुम 20 बार लगातार फसल लगाओ और 1 बार नील की खेती कर लो, सेम है एकदम। जो उसका उर्वरता शक्ति होता है एकदम कम जाता है। सुन में, उर्वरता शक्ति क्या हो जाता है, एकदम कम जाता है। अब सोचो किसानों की स्थिति एकदम क्या हो गया था बाबू, दयनीय हो गई थी। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे। क्या करने लगे, रोने लगे। अरे हर कोई रोएगा जी, है कि नहीं, हर कोई रोने ही लगा। 3 कट्ठा खेत बर्बाद हो, 3 कट्ठा तनिक खेत समझता है। अब प्लस में सोचो कि नील की खेती करता सब वही लेके जाएगा, और जो 17 कट्ठा बचा उसमें टैक्स भी उसको देना है, कर देना पड़ता है, लगान समझ में आता है ना। खेत में मतलब कि पहले कोई करता था खेती ना, तो उसको कर देना पड़ता था, लगान देना पड़ता, टैक्स एकदम। अब देखो रोने लगे थे, जिसे देखकर चंपारण में एगो आदमी था जिसका नाम क्या बाबू, राजकुमार शुक्ल। ये वाला बाबू पॉइंट याद रखो, इम्पोर्टेंट है। कहेगा ना कि महात्मा गांधी को बिहार किसने बुलाया, राजकुमार शुक्ल। यही ऐसे व्यक्ति, शुक्ला कहाँ है जी, शुक्ल है क्या, राजकुमार शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को बिहार बुलाया। क्योंकि महात्मा गांधी एकदम प्रचलित हो गए थे, एकदम प्रचलित, सगरों उन्हीं का आंदोलन का एकदम ज़ोरों शोर से गूंज रहा था कि बिना लड़ाई झगड़ा के आंदोलन पूरा हो जाता है। तो इन सोचे ना, देखिए राजकुमार शुक्ल यही है, ये सोचे ना कि महात्मा गांधी को बुलाते हैं और 3 कठिया प्रणाली को हटवाते हैं, और वही हुआ। क्या हो गया, हट गया। और जहाँ महात्मा गांधी यहाँ आए और यहाँ से जो स्टार्ट किए आंदोलन, एकदम धकाधक चलते गया। आज सुन में, चलिए अब बाबू देखो ये समझ में आ गया ना। अब कहते हैं और उसने जल्द ही गांधी जी को क्या किया, चंपारण बुलाया। तो सबसे पहले गांधी जी बिहार के कहाँ आए थे, चंपारण में, चंपारण जिला में। और बाबू चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और वो उत्तरी बिहार में बसता है, याद रहेगा। चलो, और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 32% और 3 कठिया प्रणाली को वापस ले लिया। मतलब कि जो गांधी जी आए और इतना ज़्यादा आंदोलन किए ना कि वहाँ से 3 कठिया प्रणाली क्या हो गया, समाप्त हो गया। और किसान सब क्या हो गया, खुश हो गया, और गांधी जी के जय जयकार हुआ। आया सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 3 कठिया प्रणाली और नील की खेती और चंपारण सत्याग्रह समझ में आया कि नहीं आया। आगे कहा कि नील की खेती क्या है, समझ में आ जाएगा, लिखा जाएगा ना। 3 कठिया प्रणाली क्या है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना ही 3 कठिया प्रणाली कहलाता
था। आया समझ में? चलो अगला प्रश्न देखते हो। लेकिन अगला क्वेश्चन एकदम आपके सामने। अब चलो, अब आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत एकदम सोच के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रॉयलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉयलेट एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। रॉयलेट एक्ट एक प्रकार का, जानते हो, ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून था, ऐसा कानून था जो अगर हमको तुम पर शक है कि तुम हमारा खिलाफ कुछ कर रहा है, सिर्फ शक पर, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, मान चलो रास्ता में हम इसे घूम रहे हैं और तुम्हारे पर नज़र उठा के देख लिया, ले चले करा। हाँ सर, में हम रास्ता से जा रहे हैं बाइक से, आपको हमको नज़र उठा के देख लिया, तनी से देख लिया, ले चलो उसको, वो हमारा पर देख रहा था, चलो। मतलब सिर्फ शक और संदेह पर गिरफ्तार कर लेता था। तो चीज़ गिरफ्तार और सज़ा, ना इसके लिए कोई वकील, ना कोई दलील और ना ही कोई अपील। मतलब आजकल के ज़माना में समझते हो ना कि अगर कोई धराता है तो वकील धरता है, फिर उसके बाद सबूत वबूत आता है, फिर उसके बाद अपील, मतलब कि कोर्ट में होता है ना अपील, दलील, दलील के मतलब क्या होता है? सबूत रखना। अब के ज़माने में होता है, लेकिन पहले कुछ नहीं, शक है तो ले चलो और सीधे लटका दो। इतना खतरनाक नियम लागू किया था। अगर दो गो आदमी आपस में बैठ के खड़े होकर 2 मिनट बतिया ले, हाँ कैसे हालचाल कैसन है, तक खाना वाना खाया, ले चल पकड़ के, बस इतना ही पूछे में, ले चलो पकड़ के सीधे। आज सुन में, रॉयलेट एक्ट एक प्रकार का बहुत ही, एक प्रकार का इसको वो अंधा कानून कहा जाता है। कौन सा कानून? अंधा कानून। तो पूछा कि अंधा कानून किसे कहा जाता है? रॉयलेट एक्ट को ही अंधा कानून कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में पढ़िए एकदम ध्यान से बाबू, एकदम ध्यान से। 21 तारीख था और मार्च का महीना था, ठीक है, और साल 1919 था। 21 मार्च साल 1919, 21 मार्च और साल कितना? 1919। तो 21 मार्च 1919 को भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के ऊपर, देखो, भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से क्या किया? निर्णीत कानून लगाया। मतलब सोचो उस समय क्या था ना, गांधी जी तो आ गए थे और गांधी जी क्या किए ना कि सगरों आंदोलन चालू करना शुरू कर दिए, ठीक है। गांधी जी क्या किए? आंदोलन चालू करना शुरू कर दिए। और सोचा वो लोग कि मतलब कि ब्रिटिश लोग सोचा कि अगर हम इन लोग को अगर नहीं दबाते हैं, नहीं अगर हम इसको झुकाते हैं तो ये सब तो हमको डेरा डंडा खाली करवा देगा, डेरा डंडा खाली करवा देगा। तो इसीलिए इन्होंने लगाया कि अगर कोई आदमी एक साथ बैठ के बतिया भी रहा है तो समझो कि वो हमारा, ले चलो उसको पकड़ के सीधे कहाँ के चलो, एकदम ले चलो। फिर कहता है बढ़ते आंदोलन बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर सिडनी रॉयलेट, नाम है ना बाबू, रॉयलेट एक्ट, तो इन्हीं के यही लगाया था। देखो यही जो है ना सर सिडनी रॉयलेट, यही लगाए थे रॉयलेट एक्ट। ऐसा में तो क्या किया कि मदद से इस कानून को कुछ किया, लाया था। किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य, मतलब बिना सबूत के और बिना वारंट, मतलब आखिरकार कोई अरेस्ट करता है तो कोर्ट से वारंट लेता है ना कि हाँ इसको अरेस्ट कर रहे हैं, के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सोचो, ना कोई सबूत और ना ही कोई वारंट के धर के ले चलो पकड़ के हमारा ही। आज सुन में इस स्थिति आल था जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? याद होने में दिक्कत होगा? कुछ नहीं दिक्कत है कि नहीं? कुछ दिक्कत नहीं है। फिर कहता है जिसे रॉयलेट एक्ट के नाम से कुछ करते हैं जाना जाता है। इस एक्ट के तहत अपनी क्या है? अपील। देखो इस एक्ट के तहत ना अपील ना दलील और ना ही वकील, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती था। ऐसा में मतलब कि ना ही वकील, ना अपील और ना ही दलील, किसी भी प्रकार का कोई अपील नहीं होता था। जय खत्म टाटा बाय बाय एकदम। अब देखो, जिसके कारण इसे काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून या तो अंधा कानून, दोनों एक ही होता है। काला कानून भी या तो अंधा कानून। देखो इस सारा नाइंसाफ़ी है कि ना हो?
अब दूसरे को दोस्त बैठ के बतिया रहा तो उसको पकड़ के लेके चल जाएगा शक और संदेह के आधार पर। और लेके गया तो लेके गए वो किया, अब उसको नहीं वकील लावेला कह रहा है, नहीं दलील प्रकट करेगा, कुछ हो नहीं, सीधे सज़ा सुना देगा। ये गलत है कि नहीं है? एकदम गलत है। तो इसी को रोकने के लिए हमारा एक अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, वहाँ जानते हो जलियांवाला बाग में वैसाखी का महीना था, वैसाखी का महीना था। और वहाँ पे वैसाख का मतलब ना होता चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पुष माघ फागुन, उसी तरह से वैसाखी का महीना चल रहा था। और उसमें क्या है ना कि एक सभा लगा था। क्या लगा था? सभा। पूरा सभा जो है ना उस कानून के खिलाफ नहीं लगा था, मतलब कि उस एक प्रकार के क्या था तो मेला टाइप के था। क्या था? मेला टाइप। तो मेला था और मेला में एक जगह पे जमात लग रहा था, मतलब कि सभा लगा था उस एक्ट को बंद करने के लिए, उस एक्ट को बंद करने की। और इसका खबर ब्रिटिश के जनरल डायर, कुछ नाम है जनरल डायर को पता चल गया कि हमारा खिलाफ वहाँ पे क्या हो रहा है, साजिश रच रहा है सब। एक तो हम रॉलेट एक्ट इतना महंगा लगाए हैं, इतना ऐसा लगाए हैं एक जगह खड़ी नहीं हो सकता है। औखनी एगो मतलब 2-3 हज़ार आदमी है, 2 आदमी तो कहते खड़े नहीं होते रहा जी, और 2-2 हज़ार आदमी सभा में लगल है, उसको बर्दाश्त ना हुआ। पूरा परमाणु एकदम लेके चला, टैंक लेके चल गया, गाड़ी चक्रा सब कुछ लेके चल गया। आओ जानते हो, मान के चलो कि पूरा इसे ग्राउंड है ना जलियांवाला बाग, तो इसमें मात्र इतना पतरा जगह था, इतना पतरा जगह था। और एगो था ना से इतना बड़ा था जहाँ से टैंक की सब अंदर चल गया और गेट को ब्लॉक कर दिया, गेट को कोची कर दिया, बंद कर दिया। और यहाँ पे मात्र एक गेट बचा, उसको भी मतलब कि एक बार में एक आदमी जाएगा, एक बार में एक आदमी। अब सोचो 2,000 आदमी अंदर है, 2,000 आदमी है। और इसमें एक कुआं भी था, कोची था? कुआं था। सोचो, तो यहाँ से जानते हो पूरा मतलब कि टैंक को लेके चारों कटी से समा गया एकदम पुलिस वन, ठीक है। और बीच में ओखनी पकड़ा गया। वो जो जनरल डायर था ना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी से कुछ पूछे, जानते हो क्या किया? सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया, फायर। क्या किया? फायर। और ऐसन जो फायर हुआ कि एक राउंड में 1200 गोली चला। एक राउंड मतलब 5 मिनट में पूरा मैदान साफ, 5 मिनट में पूरा मैदान साफ। इतना गंदा तरह से मारा गया था। और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जानते हो भारत में इतना बिजोड़ आंदोलन शुरू हो गया, इतना बिजोड़ एकदम इतना ज़बरदस्त ना कि अंग्रेज़ को फिर भागना पड़ा। सोचो, भारतीय को एक बार में इतना के मार देना, फिर उसके बाद हर कोई एकदम रोड पर आना शुरू कर दिया। अब मारेंगे तब मारेंगे, यीशु मरा ही रहे हैं, अब मराएंगे तब मराएंगे, लेकिन मार के मराएंगे। आए सुन में, अरे तुम लोग इतिहास पढ़ोगे ना तो तुम्हें कि इतना गजब बात पता चल के सोच नहीं सकते हो इतिहास में। हाँ, सेनारी तो ये सब लेकिन फेंकन के ना है, ये सब छोटा मोटा ना है जी। वो सब सेनारी में हुआ है सबको है ना स्मारक वन जी। चलो देखो, स्मारक की दुकान खुलल है, खरीदना जाके ले लेना सेनारी में। देखो समझ में आया बाबू, ये हमारा क्या था, रॉयलेट एक्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो काला कानून किसे कहते हैं हम लोग? रॉयलेट एक्ट को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में कहाँ में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। किस महीना में मेला लगल था? हाँ, पंजाब एक राज्य है और उसमें एक अमृतसर जगह है, शहर है। सुन में, गोल्डन मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है ना देवराज? वो कहाँ नहीं कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत? तुम देख लेना। गोल्डन मंदिर कहाँ है? अमृतसर में ना है गोल्डन मंदिर, अमृतसर में ना। पंजाब के एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर, है कि नहीं है? वहीं एगो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जलियांवाला बाग है मतलब बहुत बड़ा क्या है, एक मैदान मतलब कि है, एक जो ना होता ग्राउंड है। देखो ना अगला क्वेश्चन वही वाला है, समझो इधर। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये सब सीधे दागता है 5 नंबर में आ गया आपके शहर बाजार 2019 में। बताओ तो अगला प्रश्न कब रहेगा? 2025 में। सब पर हम नहीं लिख रहे हैं बाबू,
सब पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जिस पर लिख रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे देना तुम लोग, ठीक है। देखो, कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें संक्षेप में। संक्षेप का मतलब छोटा बोला है, छोटा में। तो बड़ा में कहता ना 3 बोर्ड जाता, बड़ा में कहता तो 3 बोर्ड। पहले ही बोल दिया है कि संक्षेप में करना है, मतलब छोटा चीज़ में करना है, लेकिन हम तुम लोग को बता देंगे सब, ताकि तुम 2-3 पेज भर के आ जाओ। सुन में। अब देखो, सबसे पहले उपकार तुम गलत तरह से बैठल है कि नहीं है। अब समझो यहाँ ध्यान से। कहता है बाबू कि डॉक्टर सत्यपाल तथा कुछ डॉक्टर सैफुद्दीन केचुली, मतलब समझो बाबू केचुल 2 व्यक्ति थे, दोनों डॉक्टर थे, आपस में बतिया रहे थे। आपस में क्या कर रहे थे? बतिया रहे थे। तो उनको रॉलेट एक्ट के तहत क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट की तरह गिरफ्तार कर लिया तो उनको तो अब बेल मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब छोड़ा उसमें नहीं जाता है। ख़त्म तो ख़त्म, लेके चल गया। तो उसी के आंदोलन में देखो, केचुली की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए अमृतसर, समझ में आता है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 तारीख के था और अप्रैल के महीना था और 1919 था, मतलब 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केचुली, आए सुन में, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केचुलू ऐसे कुछ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये दोनों की गिरफ्तारी और किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अभी तक जानते हो भारत में इससे एक साथ इतना ज़्यादा आदमी कभी नहीं मारा गया है अभी तक में। हाँ सुन में, कोई दिक्कत? चलो, सभा में पूर्णतः शांति थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं था। सब अपन अपन ढोलवा ढोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इन्हें सभा भी हो रहा है। चलो, इसी समय जनरल डायर नामक एक अंग्रेजी अफसर आया। अब यहाँ समझो, देखो, यही समय से भारतीय में से एगो लूथरखोर था, जिसका नाम हमको पता ना कौची है। एगो लूथरखोर था और जा करके उसको कान भर दिया। कौची भर दिया? कान, जनरल डायर के, कि आपके खिलाफ वहाँ तो षड्यंत्र रच रहा है। तो उसको तो कुछ समझा, कुछ सोचा नहीं, उसके पास पावर है, गरीब से सुन जाएगा, कुछ नहीं। वहाँ से सब पुलिस लेके आया, ट्रंक लेके आया, सब बारूद गोला बम लेके आया और क्या किया? ये घुस गया अंदर, मारना शुरू। तो बताइए कौन आया था? तो जनरल डायर। कोई दिक्कत? और एकमात्र, मतलब देखो, और मात्र प्रवेश द्वार को घेर लिया। समझ में आया? हम बताएं ना बाबू कि एगो बड़ा गेट था, उसको भी बंद कर लिया। एक छोटा गेट था जो सिर्फ एक बार में एक व्यक्ति, और बीच में वो कोची था? कुआं था। कुआं में से 300 लाश बरामद हुआ था। 300 लाश। आज सुन में, कुआं में पानी नहीं, खून था, खाली पीना है। चल देखो, उसने बिना कोई चेतावनी दिए, सही बोले थे गलत? सही। कोई चेतावनी दिया नहीं, बिना कोई चेतावनी दिए सभा में उपस्थित निहत्थे जनता, देखो कुआं, हाँ देख लो, देखा, ये प्रैक्टिकल दिखा देता। लेकिन के जलियांवाला बाग में अभी जानते हो, अगर तुम अमृतसर में घूमने जाओगे ना, तो वहाँ पर जो बंदूक के अथी गोली है ना, देखो ये लेकिन जो गोली लगता है ना, तो देवला पर को गोली लग गया है, तो देवला में भी गोली के निशान है, उसको मार्किंग करल है। आज सुन में, अभी तक क्या किया गया है? मार्किंग वहाँ करके रखल है। आप लोग को दिखाते हैं हम प्रैक्टिकल कि कहाँ था कुआं, कैसन था कुआं, करिया था कि लाल था, ब्लू था कि हरिया था। किसमें लगा जाए? शांत रहो, लेकिन शांत रहो। आप लोग देखिए, आप ही लोग किया जा रहा है। चलो देखो, आप लोग के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को हम दिखा देते हैं कुआं कहाँ है। देखिए, यही हमारा कुआं है बाबू, आप लोग देख सकते हैं, शहीद कुआं, शहीदी कुआं। देखिए मार्किंग जो है ना, देखो तुम लोग को दिखा रहे हैं, समझिए।
यह नहीं आ पाएगा क्या? देखो, यहाँ जो बंदूक गोली के निशान लगा है ना, सबको मार्किंग किया गया है ना, मार्किंग करल कि यहाँ पे बाबू बंदूक के गोली के निशान लगल है। देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है मनीष? देखो छेद होल है ना, छेद होल है। हाँ दिखाओ तो रास्ता, दिखा दी तो रास्ता। नेट कनेक्ट नहीं किसी का जी। आओ करा खोले का बंद कर लेता का जी। देखो लेकिन एकरा में अथिया वाला गेटवा तो आ ही नहीं रहा है, नेटवर्क ना है का? देखो यही, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, यही है अमृत। अब तो बना दिया है बहुत अच्छा से। देखो गोली वाला दिख रहा है तुम लोग को निशान, उजला उजला मार्किंग है, सब वही बंदूक के लगल है। ना ना ना, पंजाब में है तो इसमें सिर्फ कौन रहेंगे से बताओ? ज़्यादातर सिख। इमेज मारो ना, इमेज मारो, इमेज आ जाएगा ढेर सारा, गूगल पर सर्च करो ना। बंद देखो ध्यान से देखिए। अब देखो यही है बाबू, देखो साइड साइड से लगल है कि नहीं? कितना सारा लगल है साइड साइड से, लेकिन सॉरी आदमी सब लगल है, सब सैनिक है। और देखो सर कितना मानी आदमी है, देखो इतना मानी कि तो मार के गोल टाउन दिया है ये देखो। और इतना बार में, एक बार में एकदम 5 से 10 मिनट पूरा का पूरा क्या हो गया, एकदम खत्म। सोचो कितना सारा जनसंख्या है, दिख रहा तुम लोगों की जनसंख्या। ऐसे ज़्यादातर पर तुमको पगड़ी मिलेगा। पगड़ी मतलब कि सब क्या है, सब पंजाब है, सिख है सब। देखो सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ये लाल 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 क्या है, सब मैक्सिमम के, और मैक्सिमम को सब पगड़ियाँ पहन रही हैं, दिखा। और देखो साइड साइड से तुम लोग यहाँ देखो, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है वाला? सोचो मतलब कि पूरा जो कुआं जो पूरा था उसको पूरा घेर करके बाग को, और एक बार में पूरा का पूरा दम खत्म। और कितने आदमी तो कुआं में कूद गया जी, और कुआं में एक पर एक कूदते गया कूदते गया कूदते गया, और क्या हो गया, वहीं में सब मर गया। आए सुन में, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। और कुछ मिल सकता है क्या आप लोग के लिए? देखो ये वाला तो लेटेस्ट ना है, लेटेस्ट का हटा दो ना। प्ले करो, देखो यही था कुआं बाबू। अंदर इसमें कुछ हो गया, सब कूदते गया। इसके दिख रहा है, कोई पंप पर टकराया तो कोई इन्हें टकराया, कोई इन्हें टकराया, कूदते कूदते कहाँ चल गए सब, सब नीचे। तो जलियांवाला बाग के बारे में अगर आएगा तो लिख दोगे एकदम विस्तार से, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, चाहे जितना भी लिखा जाए, कोई दिक्कत? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो सबसे बड़ा शमशान घाट है कि नहीं? जलियांवाला बाग भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट कह सकते हैं, है कि नहीं है जी? अमृतसर में। अब देखो जनरल डायर ये थे, हाँ देखो है ना, यही थे हमारे जनरल डायर साहब। साहब साहब के तो मारे धरा जाए तो, अब बेचारा जीवित है, अब सब बुलू आग चल गया कि हो गया, हो गया। बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, लास्ट में इसको कर लेना, नहीं सबको दिखा देंगे ना।
यही थे जब इंग्लैंड में जा कर के मारे थे। हाँ हाँ, इंग्लैंड में जाके मारे थे, जनरल डायर के इंग्लैंड में जाके मारे थे एकदम अकेले। वही तो एगो आदमी बचा था जी, लड़का पूरा बाग में वही को लड़का बचवे किया था। हाँ, और ये जाके मार भी दिया था। हाँ, छोटा सा लड़का बचा था, बड़ा होते गया और सबको। सरदार उधम, इस पर मूवी है बहुत ज़बरदस्त, देखना तुम लोग। ठीक है, चलो हटा दो देवराज। चलो देखो, यही है ना बाबू, समझो यही चल रहे थे हम लोग। और कहाँ चल रहे थे समझिए कि अब यहाँ से पहले हम पेन सिलेक्ट करते हैं। तुम लोग को सब कुछ दिख गया ना जी कि नहीं दिखा? अब कोई दिक्कत है? अब समझो, देखो गोलियां चलवा दी थी। इस घटना में करीब हजारों की संख्या में क्या हो गया बाबू, लोगे मारे गए थे। अब देखो, और लगभग कितना 2000 घायल हुए थे। सोचो, घायल है 2000 हुआ था, इतना ज़्यादा मारा था आदमी। उसके बाद अत्याचार की हद तब, और देखो मनुष्यता का उल्लंघन कर गई जब पंजाब में फौजी कानून, मतलब देखो एक और पंजाब में हुआ था फौजी कानून, एक और लगा था जो तुम लोग को पढ़ना नहीं है। फौजी कानून किससे लगाया था? मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब देखो पंजाब में, पंजाबे की बात हो रहा है बाबू, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब में। तो पंजाब में हुए अत्याचार की खबर पाते ही सारे देश में खलबली मच गई। सारे देश में क्या हो गया? खलबली मच गई। इस घटना से कुछ है पिछुपल होकर गांधी जी क्या हुआ? गांधी जी ने, देखो गांधी जी को एक पद मिला था, गांधी जी को एक पद, और यहाँ पे और कोई है तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक पद मिला था। वो क्या किए? वापस कर लिए कि हम आपके पद नहीं रहेंगे। कि ब्रिटिश के द्वारा एक पद मिला गया था कि नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हैं, तो आप लोग को एक अच्छा पद दिया जाता है। इतना घटना होने के बाद उस पद को क्या किया? आप लोग लात मार के भगा दिए है कि नहीं चाहिए हमारा तुम्हारा पद। तो उनका क्या था? केसरे हिंद। क्या था? केसरे हिंद। तथा रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि लौटा दी। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं। सैनिक बहुत कम था, क्योंकि पहले के आदमी के अंदर डर था। गोली जाता जैसे मार देता, गया जैसे मार दिया, कौन आता? आया सुन में? चलो देखो ध्यान से बाबू, अगला क्वेश्चन। अब टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। अब देखो दांडी यात्रा बाबू का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। दांडी यात्रा बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2020 और 2022 शायद कहानी 25 में पूछ देवे। तो दांडी यात्रा जानते हो बाबू? दांडी यात्रा जो हुआ था वो नमक के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? नमक के लिए। और किसने कराया था? तो महात्मा गांधी जी ने। जो आप लोग नमक खाते हो ना, नमक खाते हो, वो किसके द्वारा इतना सस्ता नमक है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के बारे में जो पढ़ेगा ना उसको सलाम करेगा, नहीं तो बाकी सब जो गाली देता देवे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य, देखो ये दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक के व्यापार और उत्पादन पर से सरकारी नियंत्रण को हटाना था। क्या था? सरकारी नियंत्रण को हटाना। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते थे। क्या मानते थे? अन्याय। सोचो, महंगा दे रहा था, क्या है? बहुत महंगा। और उतना महंगा कोई नमक खाएगा जी? नहीं। अब देखो, एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी नमक कानून भंग करने के लिए 12 तारीख, और कौन महीना है? मार्च का महीना, और साल 1930। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ, मतलब 78 आदमी के साथ 270 किलोमीटर पैदल चले थे। देखो 78 सहयोग के साथ दांडी यात्रा, नमक यात्रा। देखो दांडी यात्रा को हम लोग नमक यात्रा भी कहा जाता है। और कितना किलोमीटर जानते हो? 270। मतलब यहाँ से रांची तक पैदल चले थे वो। 22 दिन में पहुँचे थे बाबू। आज सुन में 22 दिन लगातार चलते चले गए थे। खाना पीना बीचों बीच में मिला से खाते गए। अब देखो
पर निकलवे वे 6 अप्रैल 1930 को क्या कि बाबू दांडी पहुँचे 6 अप्रैल 1930 को। देखो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 मार्च के पहुँचे थे, 6 अप्रैल को पहुँचे थे। बताओ कि कितना दिन लगा? 1 महीना 6 दिन। 12 गधा आदमी 12 और 18 ने हो गया 1800 कितना 24 दिन, मतलब 24 दिन लगा था उनको पहुंचने में। 24 दिन तक पैदल चले थे 78 सहयोगियों के साथ में। अब देखो वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। वहां पहुंचे समुद्र किनारे और वहां के पानी से नमक बनाए और नमक बना करके नमक का जो कानून था उसको क्या कर दिया? भंग कर दिए। अब देखो इसी के साथ नमक सत्याग्रह, मतलब कि नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेगा, आरंभ हुआ। तो इसी सत्याग्रह के साथ है कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया कि हम लोग को अब नमक भी सस्ता मिलेगा। नमक भी क्या मिलेगा? सस्ता मिलेगा। कोई दिक्कत? तो दांडी यात्रा को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा यात्रा? नमक यात्रा। नमक यात्रा कितने सहयोगियों के साथ? कहाँ से चले थे? कहाँ से? तो अपने साबरमती आश्रम से। कहाँ से? अपने साबरमती आश्रम से चले थे, दांडी के लिए निकले थे अपन साबरमती आश्रम के लिए। को दिक्कत? साबरमती आश्रम, उनकर आश्रम के नाम कौन सा था बाबू? साबरमती आश्रम। को दिक्कत? चलो अगला समझो तुम लोग, आ गया। अब देखो चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? कुछ तो यही ना है जी, बिहार के बात ना है, गोरखपुर। चौरी चौरा हत्याकांड सोचो बाबू। देखो जो एक आंदोलन हो रहा था, सोचो ये ध्यान समझो, एक आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन के तहत एक जो बीच में है जाने के लिए एक थाना मिलता है। क्या मिलता है? थाना। और जगह का नाम है चौरी चौरा। क्या नाम है? चौरी चौरा। तो चौरी चौरा जो है यहाँ एक पुलिस स्टेशन है और यहाँ के 22 पुलिस जो कर्मी होता है ना, पुलिस कर्मी को जिंदा जला दिया गया था। और गांधी जी बोले थे कि हम अहिंसात्मक हैं, मतलब हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे? उस कानून को, मतलब उस आंदोलन को पीछे ले लेंगे। आज समझ में? तो चौरी चौरा के कारण एक आंदोलन पीछे लिया गया था जो आपको आगे पढ़ना है। समझ में आया? देखो तो चौरी चौरा हत्याकांड किसे कहते हैं इसे समझिए पहले। तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला, कहाँ है? देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य कारण क्या था? खाद्यान्न वस्तु के दाम में वृद्धि तथा जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ में हो रही थी। ऐसे में अब देखो राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा कुछ है फायरिंग के विरोध में वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि जुलूस निकल रहा था और वहाँ पे जुलूस था, पुलिस बिना सोचे समझे गोली चला दिया। गलत है कि ना गलत है? तो वहाँ पे जो जुलूस निकल रहा था ना, थाना में घुस के सबके जला दिया, एकदम जिंदे जला दिया। क्या हो गया? जिंदे जला दिया गया। अब देखो थाना पर हमला करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जेल में जला दिया है, बाहर नहीं, जेल में क्या दिया? जला दिया गया था, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? और इस सब प्रश्न अगर याद नहीं रहा तो मार के हाथ पैर तोड़ देंगे हम, इतना ज़रूरी होता है ये सब क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ें, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ध्यान से। लेकिन अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि हमारे देश के अंदर आंदोलन जो हुआ था स्वदेशी, उससे जो है हमारा उद्योग का मतलब क्या होता है ना कि हमारा जो काम काज बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो एक प्रकार का अच्छा प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि जितना भी विदेशी वस्तु था सबको यहाँ पर क्या कर लिया? बंद कर दिया गया। जो अंग्रेज का जो सामान था सब क्या कर लिया? बंद।
और जहाँ भारत का जो वस्तु था वहीं पे सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो देखो उत्तर में देखते बाबू 1905 में भंग भंग आंदोलन, एक आंदोलन का नाम क्या है, भंग भंग आंदोलन। कब हुआ था, 1905 में। तो 1905 के भंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से क्या किया, भारतीय उद्योग लाभान्वित मतलब कि फायदेमंद, क्या हो गया, फायदेमंद हुई। धागा के स्थान पर कपड़ा बनना आरंभ हुआ, क्योंकि पहले जो था ना बाबू कि हम लोग कपड़ा पहनते थे ना वो ओखनी के दिल रहता था, वेस्टर्न कल्चर था, मतलब कि अंग्रेज के दिल हम लोग शर्ट कपड़ा सब पहनते थे, है कि नहीं। लेकिन उन लोग का बहिष्कार किया कि हम लोग आपका नहीं चाहिए, ऐसा में हम लोग को तुम्हारा नहीं चाहिए। तो हम लोग पहले सिर्फ धागा लेते थे, कच्चा माल हमसे लेता था और कपड़ा बना के हमने महंगा बेचता था। तो हम लोग क्या कि धागा से कपड़ा खुद से बनाना शुरू कर दिए। आए सुन में, धागा को पहले बिनते बिनते क्या हो गया, कपड़ा का शुरुआत हुआ। तो देखो धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। वस्त्र उत्पादन मतलब वस्त्र मतलब क्या होता है, कपड़ा, और कपड़ा के उत्पादन में क्या हो गया, तेजी, मतलब जल्दी जल्दी क्या हो गया, हम लोग भी कपड़ा बना सकते थे। 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दोगुना हो गया। 1912 तक, देखो 1905 में भंग भंग आंदोलन के बाद ये सब हुआ, और 1912 मतलब 7 साल लगा। फिर भी 7 साल के अंदर में पूरे भारत में जो कपड़ा उद्योग था, सूती वस्त्र क्या हो गया, एकदम उत्पादन दोगुना हो गया, एकदम तुरंत चल गया, दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे, आयात शुल्क में क्या करे, वृद्धि करे, तथा देसी उद्योग को रियायत प्रदान करें। मतलब कि बाहरे वाला जो सामान है उसको छोड़ दो और आवागमन के लिए ना सस्ता करो, मतलब कि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो ज़्यादा भाड़ा मत रखो। कहता है ना बाबू कि आयात, देखो यहाँ आयात शुल्क मतलब कि आने जाने का जो किराया है उसको सस्ता करो, और ये हमारा रियायती है मतलब कि आसपास जो उत्पादन हो रहा है उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। आए सुन में, चलो देखो आए कहता कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे क्या थे उद्योग भी विकास हुआ। आए सुन में कि नहीं आएगा। जैसे ही हमारा उसका सब कुछ बंद कर दिए तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन समझो ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कहता है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव, ये तो अभी ने कर लिया जी, अभी तो किए हैं। अगला ये देखिए, अगला क्या है देखिए, कहता कि राष्ट्रवाद के उद्योग में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही, 2025 में पूछा गया है। क्या चाहिए, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन पर हमारा जो है ना मतलब कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय में जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन है उसका क्या प्रभाव पड़ा था, कैसे हमारा जो धर्म सुधरा था उसको समझिए। हिंदू और मुस्लिम में एकता हुआ, उस समय हिंदू और मुस्लिम में एकता का भावना जागरूक हुआ था। देखो किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने की में धर्म सुधार आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखो बाबू, अब जो धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे तो एक जो देश में है अनेक प्रकार के धर्म है कि नहीं है, अनेक प्रकार के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सब है कि नहीं है। अब सब आपस में लड़ ही लगेगा। अगर आपस में सब लड़ेगा तो कभी भी देश आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मतलब कि हम लोग को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, है कि नहीं, एक साथ मिलकर। तो यही है कि राष्ट्रवाद का अगर हमको उदय करना, उसको ख़त्म करके और सब में एकता बनावो। क्या बनावो, एकता बनावो। अब देखिए 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। इन सुधारों ने एकता समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का क्या किया, मंत्र फूंक दिया। मतलब कि दो महापुरुष थे, जो भी महापुरुष थे एकता समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाएं सभी इंसान को। मान के चलो कि हम ही हैं और तुमको लड़ने की सिखाएं तो तुम क्या सीखोगे लड़ने के लिए। अगर हम तुमको अच्छा बात सीखे तो अच्छा से सीखोगे। वहाँ के जो वृद्ध व्यक्ति थे मतलब कि महापुरुष थे वो सब जनता को क्या सिखाते थे, एकता रहो,
समानता रहो और स्वतंत्रता मतलब कि आज़ादी से जियो, है सुन में। और सब एकदम कूट कूट के भर दिया कि हाँ बाबू हम लोग को एकदम एकता रहना है और समान मतलब कि एक जैसा भी रहना है सुन में, और स्वतंत्र भी रहना, आज़ाद भी रहना है, कोई दिक्कत। अब देखो पाठ पढ़ा दिया गया, चेतना का मूल मंत्र कर दिया, फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। याद रहेगा इसमें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन, अजनीश कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो प्रथम विश्व युद्ध, अच्छा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था कौन बताएगा? 1914। तो प्रथम विश्व युद्ध भारत पर, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके तहत भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, सोचो। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। समझ में आया? इसको हम वर्णन करेंगे, बहुत छोटा चीज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सही से बैठ जाओ। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जानते हो कैसे? देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस समय के जो ब्रिटिश लोग कहा था कि देखो भाई भारतीय लोग, तुम लोग को स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब स्व मतलब खुद का राज चाहिए, है कि नहीं है? तुम लोग को आज़ादी चाहिए, तो तुम लोग को हम आज़ादी देंगे। तो कहा कि अरे वाह दीजिएगा, हाँ कैसे? तो तुम हमारा साथ दो, प्रथम हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम हमारा साथ दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो साथ कोची में? निवारी ढोए में? सब्जी लाए में? नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए मान के चलो कि 100 आदमी से 10 को मर गया, तो 90 को क्या आज़ादी मिला ना जी। और उस समय आज़ादी के लिए सब कुछ भी कर सकता था। तो कहा कि मेरे साथ प्रथम विश्व युद्ध लड़ने चलो, अगर जीत जाते हम लोग तो तुम लोग को तुम्हारा स्वराज क्या करेंगे? लौटा देंगे। लेकिन किंतु नहीं हुआ, जीत तो गया लेकिन लौटाया नहीं। तो उसी के हिसाब से फिर से एकनी के गुस्सा आया, ठगला है हमरा, आए ठगला है, रुका तोरा बता भाई हम। देखो क्या गहरा प्रभाव पड़ा, विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रीय आंदोलन भी क्या हुआ? प्रभावित हुए। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना ही भारत को युद्ध में कुछ गया घसीट लिया था। वहाँ के ज़्यादा बड़ा बड़ा आदमी की जानकारी नहीं दिया, सब लेबरवन के कि तुम लोग को आज़ादी चाहिए ना, हाँ आखिर। अच्छा बताओ राजा आदमी गुलाम था कि गरीब गुलाम था? तो राजा के नहीं बोला गया था, गरीबवन के, कि गरीब चलो तुम लड़ेगा ना तुमको हम आज़ाद कर देंगे। और राजा के तो पता नहीं था, वो सबके बिना परमिशन के, सोचो, और सबसे घिसट दिया, बिना पूछ ले एकदम घसीट लेके चल गया कि हाँ चलो चलो आज़ाद मिलेगा। अब तने को लड़का के लो अब खिलौना चलो 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 चल देगा तुम्हारे पीछे पीछे। अब खिलौना तो तुम मार दो था, खिलौना को है कि नहीं है? चलो कांग्रेस कुछ देखो, उदारवादियों और भारतीय राजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। स्वराज मतलब समझ में आया ना, खुद का राज, स्वराज की प्राप्ति होगा। जैसा कि अंग्रेज ने कुछ ही है आश्वासन दिया था, मतलब कि उसको भरोसा दिलाया था कि तुम हमको आज़ाद दिला दोगे ना। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम जीत जाते हैं तो तुमको क्या करेंगे, लेकिन हम स्वराज तुमको लौटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दे दिया और गरीबों को लेकर चल गया, और वहाँ से नहीं किसी को मालूम चला, नहीं किसी को पता चला। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम दिख रहे हैं ना जी, नहीं दिख रहे हैं? चलो देखो आप समझो ध्यान से, लेकिन अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखना जरूरी है, ये सब एकदम चुन के लावल क्वेश्चन है, एकदम खोज के एकदम। चलो परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ किया, अव्यवस्थित का मतलब कि हिला डुला दिया। नहीं सुन में, हिला डुला का मतलब नहीं समझता है। अब तुम्हारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अब तुम सब पैसा चुरा लिया, तो तुम्हारा क्या हो गया? आर्थिक स्थिति अव्यवस्थित हो गया, मतलब तुमको एकदम हिला डुला दिया, एकदम कमज़ोर बना दिया, है कि नहीं है? कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी कुछ हो गया, बदतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा, अब आया पता चला ना ओखरी के
तुमको कौन बोला था जाए लागी, हमरा से पूछा था तुम, है कि नहीं? तो राजनीति में उठल पटल होगा कि ना होगा? तू बिना बतले लड़े चल गया तो हो कि नहीं होगा? चलो, विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों गतिविधियों काफ़ी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुछ किया, बल मिला। बल मिला मतलब कि सोचो, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ, और नाइंसाफ़ी हुआ तो वहाँ से लौट करके आए, तब फिर एक के बीच में सोचा कि अच्छा रुको, तू धोखा दिया हमरा, हम तुमको देते हैं धोखा। तो सबके बीच में क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। अब देखो, भारत के दो महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन केचुली को 9 अप्रैल 1919 को कौची कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। और यही दोनों की गिरफ्तारी पर कौची हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और एक कारण और था, रॉयलेट एक्ट के तहत, और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब हम किसी प्रकार को सहयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार किसी भी सहयोग नहीं करेंगे। इसमें जो महात्मा गांधी कहते थे कि हमको विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो, विदेशी नौकरियों को बहिष्कार करो, विदेशी कॉलेजों को बहिष्कार करो, जितना भी रहे सब भारतीय रहना चाहिए। आए सुन में, देखो कहते हैं हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाओं की अहम भागीदारी रही थी। क्योंकि जो महात्मा गांधी का जो टोटल आंदोलन था वो कैसा था, क्रांतिकारी तो है, था अहिंसात्मक, जकरा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस रोड पर खड़ी रहो मिल जाएगा, रोड पर बैठो मिल जाएगा, रोड पर चलो मिल जाएगा, है कि नहीं? उनकर एक भी आंदोलन में लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो नहीं पाऊ, ये सब नहीं चलेगा। बुढ़वन चलो ना, बैठे बैठे कोची पति इधर हम चलो ना, चलो बुढ़वन एक जगह बैठ करके, बूढ़े लोग जो होते हैं एक जगह बैठ करके बतियाने से अच्छा, अरे वो बुढ़वन जा रहा ना जी, गांधी जी बोले थे ना, अरे वो जा रहा लाठी लेके, चलो पीछे पीछे चल दिए। अब बचवन चलो उन्हें घूम के आवाज तक सुनने से मिल गया। देखो हम ओखनी के लग रहा है कि सहयोग में कर रहा है, चलो ना आगे खेल के आते हैं, हो गया उसमें भी। और जवान वो तो भाई निश्चित है कि होना चाहिए। और महिलाएं भी क्या थी, इसमें अहम भागीदारी बनाई। इसमें अंग्रेजी सरकार की ताकत को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था तथा महिलाओं के द्वारा जगह जगह पर धरना क्या, देखो जगह जगह पर क्या हुआ था बाबू, धरना देकर शराब की दुकान बंद करवा दी। आज तुम लोग सोचो महिला क्यों उसमें शामिल थी, दारू बंद करने के लिए, क्योंकि ओखनी के पति दारू पीता होगा और जाके मारता होगा, तो ओखनी चल 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 अब हमने पहले दारू बंद करवा, वही है कि नहीं? पहले क्या करेंगे, दारू। बिहार में दारू बंद है कि दारू महंगा है? महंगा है, बंद नहीं है। कौन कहता है कि बिहार में दारू बंद है? बिहार में दारू बंद नहीं, बल्कि बिहार में दारू महंगा है। पीना है मनीष? चलो कोई दिक्कत। देखो इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वकालत करना छोड़ दी, मतलब सरकारी था वो लोग, ब्रिटिश का वकील था, छोड़ दिया। हाँ कि हम नहीं करेंगे सरकारी काम, हम अपनी जगह काम करेंगे। आया सुन में, अब इसके आगे तो कुछ कहते हैं। देखो ये तो हो गया ना बाबू, ये तो ही ना था तिनकठिया प्रणाली। अब देखो बाबू अगला प्रश्न क्या था कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। अब इसमें देखो 3-4 जगह नाम आएगा, यहाँ से वहाँ, सब क्या एक तरह के नाम है। अब देखो उत्तर 1922 और 23 में शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर के किसान सभा का गठन किया था। बिहार में किसान आंदोलन को
सहजानंद ने प्रभावी बनाया। बताओ बिहार में कौन बनाया था, तो बता सकते हो। बिहार में सहजानंद ने, बिहार में सहजानंद। और कब में? 1988 में। इन्होंने बिहटा में तथा 1928 ईस्वी में कोची, इन्होंने बिहटा में तथा 1929 ईस्वी में कोची सोनपुर में किसान सभा का स्थापना किया। याद रहेगा, ये सब याद करने वाली बात है, ठीक है। अब देखो 1936 में उन्हीं की अध्यक्षता में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। खाली गठने कर रहे हैं, इधर न लिखल है कि नहीं। 1 सितंबर 1936 को बिहार साहित्य पूरे देश में किसान दिवस मनाया गया है। कोई दिक्कत? तो कब होता है वो? 1 सितंबर 1936 ईस्वी से। अब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। किसने लागू करवाया था? कार्ल मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स। ये तो नहीं पढ़ रहा है जी, तोनी से बेसी तो हमारा याद है जी। हाँ, तो तोनी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो तोनी की याद रखना जरूरी नहीं है। तो बताओ किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936। डेट याद रखना। किसान जमींदारी शोषण, ठीक है, बेगारी की समाप्ति एवं लगान में कमी की मांग कर रहे थे। आया सुन में? कोई दिक्कत? याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। लेकिन देखो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना। 2025 में, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? अब देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, सही बात है कि नहीं है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है कि 2883 में कुछ हुआ है क्या? लगता है ना कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था। हाँ, कब हुआ था? इतना में ना 43 में। कहाँ? चलो देखो 1843 में ना। अब देखना तो सर्च कर लेना। अब देखो 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने वकालत में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे हुए राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक अंग्रेज अधिकारी, कुछ नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन ने इस दिशा में अपनी प्रयास शुरू किए और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय को संवैधानिक मार्ग अपनाने और सरकार के लिए सुरक्षा कवच बनाने के उद्देश्य से ये सब जानते हो बाबू, इस सब बस कुछ के द्वारा काम किया गया है। और इसको सिर्फ तुमको देखना और समझना ज़्यादा है कि कहाँ कोचिंग हुआ था और कौन कब किए थे। इसको मतलब इसको याद करना पड़ेगा। ऐसा में और जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसको याद नहीं, बस समझना है। लेकिन कोई बात होता है जिसको तुमको याद करना पड़ेगा। अब हमारा जन्म 1814 में हुआ तो उसको कैसे समझे? और याद करे वाला बात है वो, है कि नहीं है? अब अगर हम कहानी कौची है कि 1814 में हुआ तो हुआ है, बात खत्म। ऐसा में चलो अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बाबू, इसमें कहता है कि इस आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तुओं में आग लगा दी जाए और स्वदेशी वस्तु को क्या अपनाया जाए। तो जानते हो किसका क्वेश्चन है?
ये छोड़ दो, ये तुम्हारा गलत हो गया। ये पहला ही वाला क्वेश्चन है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब तुम्हारा आता है बाबू, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। और देखो कितना बार पूछा है। और ये जानते हो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 14, 20, 21, 22 हो सकता है, इससे रिलेटेड हो सकता है। तो देखो असहयोग, देखो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले रॉयलेट एक्ट, सबसे पहले रॉयलेट एक्ट था, रॉयलेट एक्ट था। तो रॉयलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। डेट कब था? डेट, वो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, 22 मार्च 1900। इसको बताना जरूरी है, पीछे पढ़ लिया ना, पढ़ लिए हो। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पढ़ लिए हो। चलो छोड़ दी दोनों के ना, जब बतावल है तो हर बार इसको पीछे का है टाइम पर बात करें जी। अब अगला देखो, ये नहीं पढ़ा हुआ, देखो तो खिलाफत आंदोलन नहीं पढ़ा है। तो देखो इस समय खिलाफत का मुद्दा सामने आया 1919 में। कुछ है, अली बंधुओं ने खलीफा की शक्ति की पूर्ण स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का कार्य किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता किस आंदोलन में प्रयास किया गया था? खिलाफत आंदोलन। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परिणाम है बाबू, इसका परिणाम सोचो। देखो इसका परिणाम जो है 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था? उसको वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि देखो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा, गांधी जी चाहते थे अहिंसा, लेकिन हो गया क्या? हिंसा। तुरंत जाकर के वापस ले लिया अपना आंदोलन कि देखो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया वापस ले लिए। तो देखो हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर 22 पुलिसकर्मियों को हत्या कर दी गई थी। अब देखो जिसमें कुछ नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के कुछ तत्काल बंद करने की घोषणा की। ये बंद करो उसको, इतना बड़ा हो गया है, हम तो अहिंसात्मक चाहते हैं, हो गया कुछ हिंसा। अब देखो असहयोग आंदोलन व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। ऐ सुन में, अब देखो हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गया तथा संपूर्ण भारत सांप्रदायिकता और बोलबाला हो गया। मतलब कुछ ज़्यादा वहाँ पर हो। सोचो गांधी जी के अरेस्ट कर लिया, गांधी जी क्या हो गए? अरेस्ट हो गए। हैं, बड़े गंदा गया ना, बड़ी देरी से। अब देखो न ही स्वराज की प्राप्ति हुई, स्वराजो खत्म हो गया, न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब में अन्य अन्यायों का निवारण। पंजाब में सबसे बड़ा अन्याय कौन सी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ। जब जनरल डायर को बुलाया गया ना पूछने के लिए, तो कुछ अलग बहाना बना दिया। और अंग्रेजी के ना सुनेगा जी, कि अमर सुन लेगा, है कि नहीं है? असहयोग आंदोलन का परिणाम स्वरूप ही कुछ मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था तो बताओ? नेहरू तथा और चित्तरंजन दास। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शायद समाप्त है क्या और है? चलो अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलो अगला क्वेश्चन दे बाबू, देखो लास्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। देखो लिख दिए हैं, समझ में आएगा तो आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 2022 में या 23 से पूछा गया, तो 120 करके 25 में आ सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले साइमन कमीशन वापस जाओ,
एक नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ, इसको समझो। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया यह 7 सदस्यों आयोग था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। सब क्या था? ब्रिटिश था। सब क्या था? ब्रिटिश। भारतीय एक भी नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन वापस जाओ। जिसके सभी सदस्य अंग्रेजी थे। क्या थे? अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के विरोध में मुख्य कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना था। ऐसा में एक भी भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन कितने सदस्यों का आदमी? 7 सदस्यों का था, जिसमें सब 7 सदस्य कहाँ के थे? अंग्रेज के। क्या एक भी भारतीय थे? नहीं थे। अब देखो, भारत के श्वासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। मतलब कि जितना भी भारत में जो घटेगा सब विदेशी तय करेगा, सब विदेशी तय करेगा, क्योंकि सातों के सातों क्या है? अंग्रेज है। मतलब भारतीय आदमी से कोई पूछपाछ नहीं, सब जो करेगा उसे वही करे, विदेशी करेगा। आए सुन में, इसलिए इसको सबसे बड़ा कारण यही था इसके लिए, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा के लिए। अब नेहरू रिपोर्ट, इसमें देखो, कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। समिति ने ब्रिटिश सरकार के डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की। अब देखो, यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका। ये रिपोर्ट क्या हो गया? नहीं। और एक कहाँ हो रहा था? दिल्ली में। और कब की बात है? 1928। सबसे ज़्यादा डेट ये सब याद रखो, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम हथियार है। ऑब्जेक्टिव का हथियार है। जब हम पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कम से कम 400 चलेगा, 4 घंटा करवाएंगे। चिंता मत करो, पहले पूरा ख़त्म तो होने जान दो। देखो, लेकिन सांप्रदायिकता की भावना उभर कर सामने आई, अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम पेश किया। क्या किया? पेश किया था। अगला देखो क्वेश्चन, और लगता है सबसे अंतिम प्रश्न है। क्या कहता है बाबू? देखो, अगला जो है कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। एक मंदी बताए थे ना, कब था? 1929 से 30 में चला था, मतलब 1 साल के अंदर चला था। और जिसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था ना एकदम डोल गया था। एकदम क्या हो गया? डोल गया था। कोई परवाह, क्योंकि भारत क्या है? मुद्रा बाजारी की पूंजी बाजारी है। भारत मुद्रा बाजारी की पूंजी बाजारी, मुद्रा बाजारी नहीं। कहता 1929 से 30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा।